हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या बता रहे थे हम आपको? देखिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको बताया था जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। तो जीरोथ लॉ क्या बताता है आपको? जीरोथ लॉ में आपको बताया गया था कि जीरोथ लॉ इस बात को बताता है कि कोई भी अगर एक सिस्टम मेरा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है दूसरे किसी भी सिस्टम के साथ, ठीक है, और वो जो दूसरा सिस्टम है वो किसी तीसरे सिस्टम के साथ में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, यानी ऊष्मीय साम्य में है, तो जो पहला वाला सिस्टम है वो तीसरे वाले सिस्टम के साथ, पहला वाला जो मेरा सिस्टम है वो तीसरे सिस्टम के साथ कैसे रहेगा? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट था, जीरो लॉ। हमने आपको बताया था कि ए अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, और ये जो बी है अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो जो मेरा ए है वो भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। किसके साथ में? सी के साथ में। उसको आप ऐसे समझिए, देखिए आपको नॉर्मल हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है, जैसे मान लो एक नॉर्मल एग्जाम्पल लीजिए आपकी डेली लाइफ का। डेली लाइफ में जो घटनाएं घटित होती हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए। जैसे मान लो कोई लड़की है, ठीक है, कोई भी लड़की है, उसके जो पापा हैं, पापा की बड़ी होती हैं बेटियाँ, आजकल आप लोग देखते होंगे, ठीक है ना, उसमें नए नए स्टेटमेंट आते हैं टैग लग के। तो पापा की बड़ी होती हैं बेटियाँ, यानी पापा जो है बड़ा प्रेम करते हैं बेटी से, ठीक है, यानी बेटियाँ पापा से बड़ा प्रेम करती हैं और पापा बेटी से प्रेम करते हैं। तो मान लीजिए ये जो ए है, ए कोई भी लड़की है, बी उसके पिताजी हैं, और सी क्या है? सी क्या समझ रहे हो? मान लीजिए ए कोई लड़की है, बी उसके पिताजी हैं। लड़की जो ए है अपने पिताजी से बहुत प्रेम करती है, ठीक है, पिताजी भी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बढ़िया बात। लेकिन लड़की किसी तीसरे आदमी से प्रेम करती है। मान लो ये हो गया कोई लड़का जिससे उसकी लड़की प्रेम करती है, ठीक है, बेटी है, बेटी अपने पापा से ही प्रेम करती है और बेटी किसी और तीसरे आदमी से प्रेम करती है, ठीक है, आपके जैसा कोई है। तो क्या होगा, ये जो लड़का है या ये जो पापा हैं, उन पापा को भी इस आदमी से प्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो लड़की है वो अपने पापा से प्रेम करती है और लड़की किसी और लड़के से प्रेम करती है, तो क्या होगा, लड़की के जो पापा हैं वो भी इस लड़के से प्रेम करेंगे, ठीक है। यानी इन तीनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। ये जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट था, ठीक है, इस तरीके से हम समझते हैं। तो जीरोथ लॉ के बाद आपका लॉ आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है जी, मैथमेटिकल डेरिवेशन है। जीरोथ लॉ का कोई एडवांस ऐसा कुछ आया नहीं है, ठीक है। तो हम जहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं वो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ देखिए, तो देखिए बच्चों को थर्मोडायनामिक्स इतनी कठिन लगती है उतनी होती तो नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक हमारा संबंध है। ये जो थर्मोडायनामिक्स ही नहीं, पूरी जो केमिस्ट्री है, जितनी बच्चों को टफ लगती है, बच्चों के दिमाग में ऐसे सेट हो गई है चीज़, ऐसी मानसिकता बन गई है बच्चों की हमारे यहाँ पे कि भैया केमिस्ट्री तो इतनी ज़्यादा टफ होती है कि कुछ भी समझ में नहीं आता। तो केमिस्ट्री इतनी टफ होती नहीं है दरअसल, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने तरीके से समझने की कोशिश किया करो। डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे जोड़ के पढ़ो केमिस्ट्री को, बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना, बहुत आसान हो जाएगी, हम बता रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट लॉ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, इसमें हम लिखते हैं दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है जी? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी। कंजर्व्ड माने संरक्षित एनर्जी को कभी भी ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते
और ना ही हम एनर्जी को कभी भी क्रिएट कर सकते। यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी ना तो ऊष्मा को कभी भी उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊष्मा को नष्ट किया जा सकता है। इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो कभी भी नष्ट किया जा सकता और ना ही कभी भी उत्पन्न किया जा सकता। इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ये चीज़ कहलाती है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है जी। तो ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो हमें बताता है, और वही फर्स्ट लॉ है जो ये सिद्धांत है ऊर्जा संरक्षण का, वही आपका फर्स्ट लॉ है। ठीक है, इसमें आप लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता। तो क्या किया जा सकता है? तो वाइल, जबकि एनर्जी कैन ओनली बी transformed from one form to another form। कुछ आ रहा है समझ? देखिए, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते अपनी साइड से, हम कोई भी एनर्जी, नई एनर्जी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, एनर्जी हमने बना दी, ऐसा कभी नहीं होता। ना तो हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते, ना ही हम एनर्जी को रियून कर सकते, ना हम उसको कभी भी नष्ट कर सकते। ठीक है, दूसरी बात, किया क्या जा सकता है एनर्जी का? एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमने कोई कार्य किया, उससे ऊष्मा जनरेट हुई। हमने कोई भी कार्य किया, ऊष्मा जनरेट हुई। ऊष्मा का जनरेट होना कार्य पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा कार्य करते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा ऊष्मा जनरेट होती चली जाएगी। या मान लो जितनी ज़्यादा ऊष्मा का हमने यूटिलाइज़ किया, जितनी ज़्यादा एनर्जी को हमने यूटिलाइज़ किया, उतना ज़्यादा हमें क्या मिलता चला जाएगा? वर्क मिलता चला जाएगा। एक फॉर्म तो ये है, दूसरी फॉर्म ये है, जैसे आप ईंधन जलाते चले जा रहे हैं। आइंस्टीन का जो लॉ है, आइंस्टीन लॉ क्या होता? E = mc²। ये जो आइंस्टीन लॉ है ये भी यही है। आइंस्टीन का जो सिद्धांत है ये सबसे पहले इसको डिफाइन किया गया था। आइंस्टीन ने इसको डिफाइन किया था E = mc² को। यहाँ से उन्होंने बताया था कि ऊर्जा कैसी रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है, इस सिद्धांत को इन्होंने बताया था कि द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो आपका यहाँ से आया, E = mc² से। ये क्या बताता है हमें? ये आइंस्टीन का सिद्धांत था। ये हमें बताता है कि E प्रोपोर्शनल होगी m के। ये हमें बताता है आइंस्टीन का रूल कि E प्रोपोर्शनल किसके होगी? m के। m क्या चीज़ है यहाँ पे? m मेरी अमाउंट है किसी भी पदार्थ की। ठीक है जी, m क्या होती है? किसी भी पदार्थ की अमाउंट है, मात्रा है कोई भी। जैसे मान के चलिए m ले लिया आपने, कोई भी लकड़ी है, कोई भी लकड़ी ली आपने, लकड़ी का एक बंडल लिया और उसको जलाया। 5 किलो लकड़ी आपने ली और उसको आप जला रहे हो, तो एक डेफिनेट अमाउंट में वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। जितनी ज़्यादा आप लकड़ी रखोगे उतनी ज़्यादा वो एनर्जी देगी, जलने के बाद देगी नहीं देगी? ऑब्वियस है। तो देखिए भैया, जब आप लकड़ी को जलाते चले जाओगे, लकड़ी का मतलब क्या है? हम बोल रहे हैं अमाउंट, यानी मास। m माने मास। जब आप मास जलाओगे, मास कैसी प्रॉपर्टी है? मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव मतलब वॉल्यूम भी घेरेगी और उसके अंदर अपना एक मास होगा। अमाउंट पर डिपेंड करती है, अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। यानी जितनी ज़्यादा अमाउंट बढ़ाते चले जाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती चली जाएगी, क्योंकि E प्रोपोर्शनल किसके है? m के। आइंस्टीन ने बताया था कि E किसके प्रोपोर्शनल होगी? m के। जितना ज़्यादा अमाउंट में जलाऊँगा, जितनी ज़्यादा गैस में जलाता चला जाऊँगा, गैस की जितनी ज़्यादा अमाउंट जलाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। जितनी ज़्यादा लकड़ी जलाओगे उतनी ज़्यादा अमाउंट एनर्जी की मुझे मिलेगी। या कोई भी और पदार्थ हो दुनिया का, उसको आप जलाइए, जलाने के बाद उससे क्या होती है? एक अलग प्रकार की एनर्जी हमें जनरेट होकर मिलती है।
जैसे हम चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, उससे क्या होता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे रोटियां बनाई जाती हैं, ठीक है। गैस को आप जलाते हो, गैस को जलाने के बाद भोजन पकाया जाता है। भोजन पकाने के लिए एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऊर्जा तो इसके अंदर भी थी, ऊर्जा उस लकड़ी के अंदर भी थी, लेकिन उस ऊर्जा को हम अपने रूप में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने उस ऊर्जा को क्या किया, सबसे पहले एक दूसरी फॉर्म दी। उस ऊर्जा को हमने दूसरी फॉर्म दी जिससे कि हम उसको यूटिलाइज कर सकें अपने यूटिलाइजेशन पर्पज़ से, जैसा हम चाह रहे थे उस तरीके से। अब हम लकड़ी से डायरेक्टली भोजन नहीं बना सकते, बिना लकड़ी को जलाए भोजन नहीं बनाया जा सकता। लकड़ी आपकी पड़ी हुई है, अगर ये इसी रूप में पड़ी रहेगी तो आपका भोजन कभी भी पकेगा नहीं। भोजन कैसे पकेगा, आपका भोजन पकाने के लिए आपको आग चाहिए, ठीक है, अग्नि चाहिए, तो उसको जलाना पड़ेगा हमें, अग्नि ही हमें चाहिए। और अग्नि हमें कहाँ से मिलेगी, जब कोई भी पदार्थ जलाया जाएगा, ठीक है, जब कोई पदार्थ जलाया जाएगा तो वो अग्नि देगा। अग्नि का मतलब है एनर्जी का दूसरा रूप, ठीक है जी। तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा, और जितनी ज़्यादा अमाउंट हम लेते चले जाएँ उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताता है कि कोई भी मास वेस्ट नहीं होगा आपका, कोई भी मास आपका क्या होगा, वेस्ट नहीं होगा। जितना मास आपने जलाया हुआ है उतनी आपको एनर्जी मिलेगी। जितना मास आपने जला दिया उसके बदले में आपको क्या मिलने वाली है, एनर्जी मिलने वाली है, यानी आपका कोई भी मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। यही आपका प्रिंसिपल कहाँ पे लगता था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। जैसे कि आपने हीट प्रोड्यूस की, आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट की अमाउंट अगर आप बढ़ाते चले जाओगे तो वर्क डन की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी। जैसे कोई भी मशीन है, कोई मशीन जैसे वर्क करती है, मशीन को आपने अगर हीट दी तो वो कार्य करेगी, अगर आपने कार्य किया तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी। जैसे थर्मोडायनामिक्स हम दो चीज़ें पढ़ेंगे आगे, एक इंजन पढ़ेंगे और एक रेफ्रिजरेटर। इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों के प्रिंसिपल पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल होता है W प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ पे हम लेते हैं W बराबर, प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, J कॉन्स्टेंट है, J को बोलते हैं जूल्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। जूल ने बताया था कि W बराबर J इंटू Q, J कॉन्स्टेंट है, ठीक है, J बराबर W अपॉन पे Q। W आपका वर्क डन और Q क्या है, Q आपकी हीट है सिस्टम की, ठीक है जी। कोई भी हीट, अगर आप हीट बढ़ाते चले जाओगे कार्य बढ़ जाएगा, कार्य बढ़ाते चले जाओगे हीट बढ़ती चली जाएगी। W बराबर JQ, ये भी एक पार्ट है इसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। यानी एक रूप को दूसरे रूप में हम कन्वर्ट करके देख रहे हैं, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ये या ये एक ही बातें हैं, ठीक है जी। तो फिर देखिए, फिर हम क्या कह रहे हैं, अब ये तो हो गई जनरल फॉर्म हो गई, ये फर्स्ट लॉ की जनरल फॉर्म है, बेसिक आइडिया अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो बोलता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ऊष्मा को परिवर्तित हमने किस में कर दिया, ऊष्मा को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया किस में, वर्क डन में। मास को ट्रांसफॉर्म कर दिया किस में, एनर्जी में, किया ना। हीट को ट्रांसफॉर्म किया वर्क में, मास को ट्रांसफॉर्म किया एनर्जी में। तो इस तरीके से हम एक फॉर्म को, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है जी, कन्वर्ट कर सकते। तो ये जो कन्वर्जन है यही कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको ना तो हम इस मास को ख़त्म कर सकते, ना ही हम एनर्जी को ख़त्म कर सकते, ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते, ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते। तो ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो आपको बेसिकली यही बताता है कि आप ना तो ऊर्जा को कभी भी नष्ट कर सकते, ना ही उत्पन्न कर सकते। जैसे सबसे सुइटेबल एग्जाम्पल हमने आपको पहले बताया है कि जो थर्मोडायनामिक्स के नियम होते हैं नेचर पे आधारित हैं। ये सारे जो नियम हैं थर्मोडायनामिक्स के, वो सभी नियम जनरल फिनोमिनन पे आधारित होते हैं। जो संसार में ये जो घटनाएं होती हैं, जैसे आपके रास्ते में, गली गिरारे में, आपको जहाँ भी कोई घटना देखने को मिलती है वही एक नियम बन जाती है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री इसलिए हम बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को माइंड करते चलें, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो सिद्धांत किस पर डिपेंड करता है, ये सिद्धांत आपका बताता है, यही जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, जैसे ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कहाँ से आया ये नियम, आया कहाँ से, क्या सोचा था सबसे पहले उस आदमी ने ये देखा था कि देखिए, ये जो आत्मा है व्यक्ति की ये जो आत्मा जो हमारे अंदर है, वो आत्मा कभी ना तो मरती है, ऐसा सिद्धांत हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है बहुत पहले से, ठीक है। लोग जानते थे इस बात को, लेकिन लोगों ने
थर्मोडायनामिक्स में नहीं दिया था उससे पहले, तो थर्मोडायनामिक्स में इसको शामिल किया गया ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत को। तो लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से आत्मा कभी भी नहीं मरती और आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती, ठीक है, वो उसमें एक श्लोक आता है संस्कृत में आपका, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता, ऐसा सुना होगा आपने, ठीक है। ये जो आत्मा है इसको ना तो जलाया जा सकता है, ना इसको सुखाया जा सकता, ना तो वायु इसको सुखा सकती है, ना अग्नि इसको जला सकती है, ना शस्त्र इसको काट सकते हैं, ऐसा एक श्लोक होता है। तो आत्मा को ना तो नष्ट कर सकते हैं हम किसी भी तरीके से, श्लोक में सीधे सीधे लिखा हुआ है, बहुत पुराने टाइम पे श्लोक आया था, आज का नहीं है, ठीक है, बहुत पुराने टाइम का है, ऋग्वैदिक काल का। तो वो बताता है कि ना तो आत्मा को हम मार सकते, ना ही आत्मा को हम सुखा सकते, और ना ही आत्मा कभी भी जलाई जा सकती है। जलती है तो क्या चीज़, जो मांस है। आत्मा को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे मान के चलिए आज मैं इंसान हूँ, मेरी आत्मा है इस शरीर के अंदर, कल को मान लीजिए मेरी मृत्यु होती है, मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे मान लो किसी भी पशु का, जीव जंतु का, पता नहीं पक्षी का जन्म मिलेगा या किसी भी जानवर का जन्म मिलेगा, ठीक है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मेरी आत्मा ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी जो मेरी आत्मा है वो कभी मरेगी नहीं। ये जो आत्मा है वो तो कभी मरने वाली नहीं है, वो तो हमेशा ही अमर रहेगी। क्यों? क्योंकि इसको तो कभी ख़त्म ही नहीं होना है, ये तो ना जलेगी, ना कटेगी, ना कुछ होगा इसका तो, ठीक है। आत्मा तो कभी नष्ट ही नहीं होगी और ना ही ये कभी उत्पन्न होगी। ये तो एक ऊर्जा की फॉर्म है। लोग बोलते हैं कि ये उष्मागतिकी से जोड़ के उन्होंने बोला कि ये इस तरीके की एनर्जी है कि जो सर्कुलेट होती रहती है, एक से दूसरे बॉडी में, दूसरे से तीसरे बॉडी में, तीसरे से चौथे बॉडी में, जो इसकी मर्जी वैसा अपना रूप धारण कर लेती है, ठीक है। एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे में, जहाँ इसकी मर्जी चली जाती है, यानी बॉडी टू बॉडी वेरी करती चली जाती है। हमें लगता है कि ये बॉडी इस तरीके की है, इसके अंदर ये एनर्जी है, ये बॉडी इस तरीके की, इसके अंदर ये एनर्जी है, लेकिन वो आत्मा एक ही है, वो आत्मा एक ही, यानी वो एनर्जी एक ही है, ठीक है। वो एनर्जी नहीं बदली और ना ही वो एनर्जी ख़त्म हुई, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। यानी बॉडी टू बॉडी एनर्जी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उस एनर्जी को हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते टाइम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये बताता है कि जैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कोई भी आत्मा गई, यानी कोई भी एनर्जी गई, तो रास्ते में उसका कुछ भी लॉस नहीं होगा, रास्ते में उसका कुछ भी लॉस नहीं होगा। जैसे मान लो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाने में ऐसा नहीं होगा कि उसकी कुछ एनर्जी खर्च हो जाए यहाँ से वहाँ तक जाने में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो जितनी एनर्जी यहाँ पे थी उतनी पूरी की पूरी एनर्जी दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पूरी की पूरी एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाना कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं, ठीक है। इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। डिफरेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिखते हैं। एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होगी, ये भी आप जान लीजिए, जैसा हमने बताया। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। मैथमेटिकली हम कैसे समझें इसको? मैथमेटिकली हम ऐसे समझते हैं, डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ऐसे हम लिखते हैं इसको। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। मैथमेटिकल मतलब डिफरेंशिएशन टाइप से, डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं इसको। तो आपका डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ये जो U है, U क्या कहलाता है आपका? U इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की। Q आपका हीट है, हीट ऑफ द बॉडी। W वर्क डन, ठीक है जी। तो W है आपका वर्क डन, यानी DU बराबर DQ प्लस DW। ये बताता है आपको कि अगर DU किसी भी सिस्टम की एनर्जी को बता रहा है या किसी भी बॉडी की एनर्जी को बता रहा है, ठीक है। अब हमने जो D इसके सामने यूज किया है
उसका क्या मतलब है, डी को क्यों यूज किया गया, उसका रीज़न हम आपको बताएंगे। ठीक है, डी हमने इसलिए यूज किया क्योंकि जो बॉडी है आपकी, जो आपकी बॉडी है या कोई भी सिस्टम हो, उसके अंदर एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो बहुत होते हैं। एनर्जी के सोर्सेज कितने हैं वो अननोन होते हैं। जैसे मान लो आपको एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है, एनर्जी आपको खाने से मिलती है, एनर्जी आपको पानी पीने से भी मिलती है, एनर्जी आपको बाकी इंग्रेडिएंट लेने से मिलती है, एनर्जी आपको काम करने से भी मिलती है। जब आप भागदौड़ करते हो, आज जब आप कोई भी वर्क करते हो तो उससे भी एनर्जी मिलती है। तो जो एनर्जी हमें कितने सोर्सेज से मिल रही है वो सोर्सेज अननोन है हमारे बॉडी के लिए, इसलिए अनसर्टेनिटी टाइप से रहती है उसके अंदर। यानी कितने सोर्सेज से हमें एनर्जी मिली वो अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है। इसलिए हमने डी उसका डिफरेंस देखा, डी यू का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उस एनर्जी को कैलकुलेट किया गया, फिर बाद में एनर्जी कैलकुलेट की, इसलिए हम एनर्जी का चेंज देखते हैं। एनर्जी का क्या देखते हैं, चेंज। डी का मतलब है U2 माइनस पे U1, UF माइनस पे UY, फाइनल एनर्जी माइनस पे इनिशियल एनर्जी। इसका मतलब होता है फाइनल एनर्जी माइनस पे इनिशियल एनर्जी। एक प्रकार की एनर्जी है, ये इसी से रिलेटेड है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ये रिलेटेड है। तो डी यू बराबर हमने लिखा DQ प्लस DW। जो भी मेरी इंटरनल एनर्जी होगी, जो भी मेरी इंटरनल एनर्जी होगी, उससे या तो मैं काम कर सकता हूँ या उसको मैं ऊर्जा में ऊष्मा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जो भी मेरी इंटरनल एनर्जी होगी बॉडी की, या तो मैं उससे काम कर सकता हूँ या मैं उसको ऊष्मा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जितनी ऊष्मा उसमें से निकली, किसी भी बॉडी से जितनी हीट निकलेगी और जितना वो बॉडी काम करेगी, जितना बॉडी से हीट निकली, जितना बॉडी ने काम किया, उसका टोटल, उसका जो टोटल होगा वो उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। यानी कोई भी बॉडी अपनी इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा वर्क या हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जितनी उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी है उसी अमाउंट में वो हीट या वर्क प्रोड्यूस कर सकती है, उससे ज़्यादा हीट या वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है जी, और इसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। ठीक है जी, आप इतना समझिए और इसके बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या इसका एप्लीकेशन रहा, क्या क्या सारी बातें हैं, वो पूरी डिटेल हम आपको